नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार। मैंने अपनी शिक्षा एनआईटी जमशेदपुर से पास किया और 5 से ज़्यादा वर्षों से मैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। शिक्षण शास्त्र पे ज़बरदस्त पकड़ और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने का एक संकल्प लिया है। एसटीईटी संपूर्ण बहाली आंदोलन से जुड़ा हूँ। लगभग 1.5 वर्षों से 35 दिन तक जेल में रहा, 5 फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ। फिर भी ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज खास करके सीटीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो 140 प्लस अंक लाने की गारंटी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है? मेरे साथियों, एक बस सारांश याद कर लो कि गर्भ से लेकर के और बच्चे का विकास तक एक सिस्टमेटिक तरीके से जो अध्ययन है, यही बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है। कुल मिलाकर के यही कि एक अच्छा शिक्षक अगर आपको बनना है, एक अच्छा शिक्षण कला का प्रदर्शन अगर आपको करना है, तो बच्चा को हमेशा भगवान मानना है। ना तो बच्चा को डांटना है, न डराना है, न धमकाना है, न हतोत्साहित करना है, न उसको शर्मिंदा करना है। प्यार से पढ़ाना है। बच्चा जो भी करे वो सही करेगा। आपका कर्तव्य है कि अपना योगदान उसमें दें और बच्चे को श्रेष्ठ मानते हुए आप उसे पढ़ाने, समझाने, सिखाने का प्रयास करें। यही बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है। बस इतना बात आप ध्यान में रख लो, सीडीपी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले वृद्धि से आता हूं। वृद्धि क्या है? बच्चा जन्म लेता है तो 3 केजी का होता है, फिर 4 केजी, 5 केजी और अंत तक 60, 70, 80 केजी तक पहुंच जाता है। यानी मात्रात्मक, परिमाणात्मक जो परिवर्तन होता है ना, उसे वृद्धि कहते हैं। संरचना में जो परिवर्तन होता है, वजन, लंबाई, ये सब वृद्धि कहलाता है। वृद्धि को आप माप सकते हो। और एक बात याद कर लेना, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, यानी परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। परिपक्वता के बाद बुद्धि रुक जाती है। अब विकास। विकास क्या है? विकास का ही एक छोटा रूप है वृद्धि। और विकास में परिमाणात्मकता के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसे विकास कहते हैं। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन जब होता है तो उसी को विकास कहते हैं। विकास में शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। एक बात याद कर लीजिएगा, विकास का कभी मापन नहीं किया जा सकता और यह निरंतर चलता है, वुम्ब से टोम्ब तक, यानी गर्भ से कब्र तक। ये बात आपको याद रख लेना है। विकास मानसिक, सामाजिक, संवेगिक और भौतिक पक्ष सभी विकास के रूप हैं, यानी विकास कहते हैं। विकास एक ऑर्डर में चलता है, सीक्वेंस में चलता है और हमेशा सतत प्रक्रिया है। ये विकास कभी नहीं रुकता, चाहे गर्भकाल का बात हो या मृत्यु तक हो, विकास हमेशा चलते रहता है। विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। इंसान जब अपने माँ के पेट में पल रहा होता है, उस समय भी विकास होता है जब आपका जन्म होता है, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, यह विकास अनवरत चलता रहता है। विकास के आयाम। विकास के 4 आयाम होते हैं, PCSE, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव,
सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। इन्हीं 4 विकास के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले विकास। विकास क्या होता है? ये लगातार एवं क्रमबद्ध चलता है। शारीरिक, मानसिक जो क्षमता होता है उसमें परिवर्तन होना ही विकास कहलाता है। विकास इसी को हम कहते हैं। अब हम विकास में सबसे पहले भौतिक विकास की बात करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब आप जन्म लिए होंगे तो आपका वजन 3 केजी होगा। अभी आपका वजन 60 केजी होगा, 70 केजी होगा, 80 केजी होगा। तो ये आपका विकास हुआ, भौतिक विकास हुआ। हाइट, वेट, साइज, शेप की वृद्धि होना, परिवर्तन होना भौतिक विकास कहलाता है। अब हम गतिक विकास की बात करेंगे। सिर्फ भौतिक विकास आपका नहीं होता है। जब आप जन्म लेते हैं तो आप बेड पर पड़े रहते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो आप खेलते, कूदते, चलते हैं, यानी आप में गति का भी विकास हुआ। उसी को मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। यह शारीरिक विकास से संबंधित है। इसमें स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात होती है, यानी इसे गतिक विकास कहते हैं। अब गतिक विकास जो होता है मेरे साथियों 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्थूल गतिक और एक होता है सूक्ष्म गतिक, यानी एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ग्रॉस मोटर क्या है? देखिए, आपके शरीर में 2 तरह से गतिक व्यवस्था है, गतिक विकास होता है। एक है जो बड़े काम करते हैं, चलना, फिरना, कूदना, दौड़ना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ये सब क्या है? बड़ा काम है, यानी ये ग्रॉस मोटर है, स्थूल गतिक है। लेकिन कलम चलाना, आँख की मांसपेशियों को दाएं बाएं घुमाना, ये सब सूक्ष्म गतिक है। तो पहले इंसान में ग्रॉस मोटर आता है, फिर फाइन मोटर आता है। पहले बच्चा हाथ पैर चलाना सीखता है और तब वो कलम चलाना जानता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है ना, वो हमेशा ग्रॉस टू फाइन होता है। ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। यानी सबसे पहले आप जनरल काम करते हैं, फिर एक स्पेसिफिक काम करते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है सीधे ज्ञान का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा इत्यादि, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उदाहरण हैं, संज्ञानात्मक विकास के उदाहरण हैं। अब आपके दिमाग पे थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आपके दिमाग की बात की जाए तो आपके दिमाग में 2 भाग होते हैं। एक लेफ्ट साइड की बात की जाए, एक राइट साइड की बात की जाए। तो मेरे साथियों, जो लेफ्ट साइड होते हैं ब्रेन, उसमें साइंस, मैथ्स और भाषा का ज्ञान का अर्जन होता है, वहाँ पे स्टोरेज होता है। और जो राइट ब्रेन होता है उसमें क्रिएटिविटी से संबंधित जो आपका ज्ञान होता है उसका अर्जन होता है, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा। ये सब जो है ये राइट ब्रेन के है। ये मसल्स के जगह पे आप म्यूजिक कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे। सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सामाजिक नियम का पालन जन्म से मृत्यु तक इंसान करता है, यानी बहुत कुछ समाज से सीखता है। जितने भी नियम होते हैं सामाजिक, उसे सीखता है। हम दिन प्रतिदिन समाज से बहुत कुछ सीखते हैं और ये जीवन भर चलता है, बचपन से, यानी जन्म से। ये गर्भ से नहीं, याद रखिएगा, ये नोटेबल पॉइंट है। बचपन से, इन्फेंसी से डेथ तक ये चलता है। सोशल डेवलपमेंट, समाज में रहना, समाज में बोलना, समाज में चलना, ये सब सोशल डेवलपमेंट का एक उदाहरण है। अब बात आती है इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। डर, क्रोध, प्यार, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट के एक उदाहरण हैं। किसी भी इंसान के अंदर डर होता है, क्रोध भी होता है,
प्यार भी होता है। और ये सभी इंसान में अलग अलग होते हैं, सब कोई जानता है। रैथ्स ने कहा था, रैथ्स एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि किसी इंसान में जो संवेग होता है वो रंग भरने का काम करता है, यानी संवेग रंग भरता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, कि आखिर विकास कैसे कैसे होता है। तो विकास के अवस्था अगर हम बात किया जाए तो ऐसे 5 अवस्थाएं होते हैं। गर्भकाल को भी आप विकास कहते हैं, तो गर्भकाल का इसमें चर्चा नहीं किया है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में आपका चर्चा नहीं किया है गर्भकाल का। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड जिसे कहते हैं, वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। इसको इंग्लिश में पूर्व बाल्यावस्था का मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, और एडोलेसेंस 12 से 18। तो ये होता है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट का, कि कैसे कैसे आपका विकास हुआ, कैसे कैसे आपका विकास हुआ। किशोरावस्था को 12 से 19 वर्ष, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा। किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 19 वर्ष WHO मानता है, लेकिन अपना एनसीईआरटी जो बुक है वो 12 से 18 एडोलेसेंस मानता है, और इसी एडोलेसेंस को WHO मानता है क्या? 12 से 19 वर्ष तक। अब प्रसव पूर्ण जो अवस्था होता है मैंने आपको अभी बताया, यानी प्रीनेटल स्टेज, गर्भकाल, थोड़ा सा याद कर लेना है। ये 9 महीना 10 दिन का होता है, 1-2 दिन का वेरिएशंस होते रहता है। यानी बात किया जाए 280 दिन 40 सप्ताह का गर्भकाल होता है इंसान में। अब शैशवावस्था की बात करते हैं, इन्फेंसी। ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, और बच्चा ज्ञानेंद्रिय से सीखता है, गति क्रिया से सीखता है। पियाजे ने भी ये बात कहा था। और ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, चमड़ा, ये 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इन्हीं से बच्चा सीखता है। बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे की समझ नहीं है, लेकिन बच्चा इन 5 इंद्रियों के आधार पर वो सीखता है। अगर एक छोटा बच्चा है, उसको जलाएंगे, कोई गर्म पदार्थ, कोई गर्म लोहे की कील अगर उसको सटाएंगे तो उसको एहसास होगा, वो अपने आप को दूर करेगा। और मोटर एक्शन से सीखेगा, गति क्रिया से सीखेगा। मेरे साथियों, ये जो काल होता है ना इन्फेंसी पीरियड का, ये बहुत ही खतरा भरा काल होता है। यानी बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा संकट होता है। यानी जो डेथ रेशियो होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं समय में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। ये बचपन की बात है, इन्फेंसी, शैशवावस्था। अब हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल का जो वक्त होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। मिसप्रिंट हो गया है, सुधार लीजिएगा। इसे खिलौना काल भी कहा जाता है। तीव्र भाषा का विकास होता है। याद करिएगा, भाषा का विकास अगर सबसे ज्यादा किसी काल में होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड में। लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है LAD, इसी काल में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और अगर बच्चा इस काल में जितना बढ़िया से सीखेगा, चाहे वो हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखे या फिर अन्य कोई मातृभाषा सीखे, अपना सबसे बढ़िया से इसी काल में सीखेगा। कई मेरे साथी कहते हैं कि इंग्लिश से क्यों नहीं हम बोल पाते। इंग्लिश आप इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि आप अपने अर्ली चाइल्डहुड में इंग्लिश पे आपका प्रैक्टिस ही नहीं है। इसलिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो एक्टिव होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, और इसीलिए आपको समस्या होता है। इस काल में बच्चा नकल करता है। अगर माँ कोई काम कर रही है तो बच्चा भी वही काम करेगा। माँ लिपस्टिक लगा रही है तो बच्चा भी लिपस्टिक लगाएगा। पिताजी अगर उसके सेविंग कर रहे हैं तो बच्चा भी सेविंग करेगा। भौतिक विकास तो ज़बरदस्त होता है इस काल में, अर्ली चाइल्डहुड में। भौतिक विकास बहुत तीव्र होता है। सोशलाइजेशन भी, सामाजिकरण भी बहुत बढ़िया से होता है। भाषा विकास के लिए ये ज़बरदस्त पीरियड है। एरिक एरिक्सन इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहे हैं,
कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को महसूस करता है इस काल में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। अब हम पढ़ते हैं लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यकाल। इसका जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसको टोली अवस्था कहते हैं, यानी बच्चा इस पीरियड में एक गैंग बनाता है, ग्रुप बनाता है, अपने दोस्तों का एक टोली बनाता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। ये सब वन लाइनर है, इसको एकदम सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप इसको एक एक बात को याद कर लेना है। याद करिएगा, इस काल में यानी उत्तर बाल्यकाल में जो दोस्ती होता है ना, वो लॉन्ग टर्म दोस्ती चलता है। भौतिक विकास इस काल में स्लो होता है, यानी इस काल में मोटर डेवलपमेंट शरीर में बहुत जाता है। स्यूडो परिपक्वता आता है। स्यूडो परिपक्वता का मतलब हो गया है कि स्यूडो मैच्योरिटी आता है। लगता है कि हम बहुत परिपक्व हैं, लेकिन वो परिपक्व बच्चा होता नहीं है, उसको लगता है। कंक्रीट ऑपरेशनल होता है। ये अमूर्त और मूर्त के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। कंक्रीट ऑपरेशनल होता है। इस काल में बच्चा चित्र देख करके सारा काम करता है। इसीलिए लेटर चाइल्डहुड में बच्चे को ज़्यादा कंक्रीट स्टडी पर ही ध्यान देना चाहिए, मूर्त पे ही ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल क्या होता है? ये 12 से 18 होता है। बढ़िया से आप जान रहे हैं। इसे परिवर्तन काल कहते हैं। स्वर्णिम काल होता है। किसी बच्चा को जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये किशोरावस्था तय करेगा। कितना बढ़िया वो पढ़ाई हासिल किया, कितनी बढ़िया उसकी परवरिश हुई, किशोरावस्था से तय होता है उसके जीवन की उपलब्धि कि किस ऊंचाई और किस बुलंदी तक वो जाएगा। लीडरशिप स्किल मेरे साथियों इसी अवस्था में डेवलप होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, यानी अगर किसी से दोस्ती हुआ, दोस्ती टूट गया तो इमोशनली बहुत टूट जाता है बच्चा। यानी इस पीरियड में मैं कौन हूँ, एरिक एरिक्सन यही कहे हैं कि बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। ये काल में ही बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इस काल को बसंत ऋतु कहा जाता है। बसंत ऋतु कहा जाता है। तनाव और तूफान का काल भी इसको कहा जाता है, यानी सबसे बच्चा इसमें तनाव में रह सकता है। जिंदगी में देखते हैं ना, इसी काल में लड़के लड़कियां अक्सर भाग करके शादियां करते हैं, यानी इसी किशोरावस्था में। तो ये भी आपको याद कर लेना है। हार्मोनल चेंज होता है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि तूफान का काल है, तनाव तूफान का काल है। अब हम जरा बोलते हैं एडोलेसेंस, यानी जो किशोरावस्था है ना, उसको ब्रीज पीरियड भी कहते हैं। यानी चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड में जब एंट्री कर रहा है, यानी इसको ब्रीज पीरियड भी कहते हैं। अब हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। देखिए, किसी इंसान का जो विकास होता है ना, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक हेरिडिटी पर और एक इन्वायरमेंट पर। कैसे आपके माता पिता हैं, उनके जीन के आधार पर भी, उनके हेरिडिटी के आधार पर भी आपका डेवलपमेंट होता है। और इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कभी कभी आपको लगता है कि अभी आप इस उम्र में हैं, इस उम्र में तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गया और हम लोग कुछ नहीं बने। तो इसका सीधा सीधा है कि उसका हेरिडिटी भी वो काम किया और इन्वायरमेंट भी काम किया, और आपको पास वो दोनों नहीं आए। तो हेरिडिटी स्टैटिक होता है, लेकिन इन्वायरमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है। हेरिडिटी मेरे साथियों रेंज सेट कर देता है इंसान को कि आपकी डेवलपमेंट कहाँ तक होगी। हेरिडिटी क्रॉस इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और क्रॉस इन्वायरमेंट मिल करके डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी प्लस नहीं, हेरिडिटी क्रॉस कभी मारिएगा ऑप्शन में आए तो। विकास के सिद्धांत। अब जरा हम विकास के सिद्धांत पर बात करते हैं कि आखिर विकास का क्या सिद्धांत है, कैसे विकास होता है। तो विकास सतत होता है और क्रमिक होता है। गर्भ से कब्र तक विकास चलता है।
विकास की दर भिन्न भिन्न होता है सभी इंसानों में। किसी इंसान में तीव्र विकास होता है तो किसी भी इंसान में मंद विकास होता है। पैटर्न सेम होता है। पैटर्न का मतलब क्या है कि वो शैशवावस्था से जो उत्तर बाल काल, पूर्व बाल काल जो हुआ, ये सब होगा, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा घराने में पैदा क्यों न लिया हो, पैटर्न नहीं बदलता है। दर बदल सकता है। विकास जो होगा वो जनरल से स्पेसिफिक होगा। जनरल का मतलब कि पहले सामान्य सा काम करेगा, पहले सामान्य उसके शरीर की बॉडी पार्ट्स काम करेंगे, फिर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स काम करेंगे। जैसे पहले बच्चा चलना सीखेगा और तब लिखना सीखेगा। फैक्टर ऑफ जो डेवलपमेंट होता है, जो फैक्टर ऑफ जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। PSCE एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल। ये जो विकास है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात आपको याद कर लेना है। विकास की दिशा। अब विकास कैसे कैसे होता है, बच्चों में विकास कैसे होता है, तो देखिए दो चीज़ों से, दो तरह के विकास होते हैं जनरली। एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल में होता क्या है कि टॉप टू डाउन डेवलपमेंट होता है, और एक होता है समीपर दूरस्थ, ये केंद्र से बाहर होता है। इसका मतलब अब सीधे सीधे बता देते हैं, ज़्यादा इस माथापच्ची नहीं करना है। टॉप टू डाउन का मतलब होता है कि कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है ना, तो सबसे उस पर सर, पहले सर हिलाना शुरू करेगा, फिर सर के बाद गर्दन, गर्दन के बाद हाथ, हाथ के बाद कमर, कमर से पैर, अंत में बच्चा चलता है। तो ये विकास की दिशा है, कैसे कैसे विकास हुआ। लेकिन कहीं कहीं विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर, पहले कमर से शुरू होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, अगल बगल होता है, यानी विकास ऐसा भी होता है। तो दो तरह के विकास सीधे समझ लीजिएगा, सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डल जो होता है वो सिर से पैर तक आता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो सेंटर से बाहर की ओर आता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शरीर का 25% वजन सिर का होता है, यानी हेड का होता है। इसको भी याद कर लेना है। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए कोई भी प्रजाति हो, अगर इंसान की बात करें तो मेरे साथियों, जितना भी लगभग 700 करोड़ की जो आबादी है, 700 करोड़ तरह के लोग हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, ये खूबसूरती के लिए बनाया गया है। अगर सब इंसान एक जैसा होता तो खूबसूरती नहीं होता है। रंग भरा है प्रकृति ने तरह तरह के बना करके। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज हैं वो सभी प्रजाति में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में रंग भरता है, इसका सम्मान करना चाहिए। कोई अगर मंद बुद्धि है तो मंद बुद्धि के रूप में ही उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जो वो कोई इंटेलिजेंट है तो उसे इंटेलिजेंट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना है, हंसना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। ये बात आप याद कर लीजिए। एक रूप अनुदेशन, एक तरह से पढ़ाना। अच्छा ये बताएं, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, सभी बच्चे अलग अलग हैं, तो आप एक तरह से कैसे पढ़ाएंगे? ये एक रूप अनुदेशन जो होता है वो हमेशा रॉन्ग होता है। और विभेदी अनुदेशन यानी तरह तरह से अलग अलग तरीके से पढ़ाना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है, इसको विभेदी अनुदेशन कहते हैं। ये सही माना जाता है, राइट माना गया है। ग्रुप असमानता का होनी चाहिए। अगर आप क्लास में एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आप कर सकते कि सब काले वाले बच्चे एक तरफ, गोरे वाले एक तरफ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तेज तरार बच्चे एक ग्रुप में और जितने भोंदे बच्चे हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं। ये गलत है। तो ग्रुप में असमानता हमेशा होनी चाहिए। होमोजीनियस ग्रुप नहीं होना चाहिए, ग्रुप हमेशा हेट्रोजीनियस होना चाहिए। सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना है, अलग अलग ग्रुप में रखना है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए। एक इनहेरिटेड होते हैं
और एक एक्वायर्ड किया जाता है। इनहेरिटेड क्या होता है? जैसे फिजिकल, शारीरिक, मेंटल और टेम्परामेंटल, ये सब अपने माता पिता से आप हासिल करते हैं। और एक होता है जो अपने मेहनत से आप अर्जित करते हैं, जैसे सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, इमोशनल। तो ये सब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं अपने माता पिता से आप हासिल करते हैं, एक आनुवांशिक रूप से और एक होता है एक्वायर्ड रूप से। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं आनुवांशिक और एक अर्जित करके, तो आनुवांशिक 3 तरह के, फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, और जो एक्वायर्ड होता है वो 4 तरह से, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। मोटिवेशन। मोटिवेशन बड़ा जबरदस्त चीज है, इसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन 2 तरह के होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। एक बीएफ स्किनर साइकोलॉजिस्ट थे मेरे साथियों, इन्होंने मोटिवेशन को नेशनल हाईवे कहा था। नेशनल हाईवे इसलिए कहा था कि अगर बच्चे को आप बढ़िया से मोटिवेट कर देंगे, उसको अगर प्रेरित कर देंगे, उसको आप बताएंगे कि कैसे किसी गोल को अचीव करना है, किसी लक्ष्य को हासिल करना है, तो परिवर्तन आएगा, उसके कार्यशैली में परिवर्तन आएगा, उसका जो अचीवमेंट होगा उसमें अंतर आएगा। यानी मोटिवेशन से ही दुनिया चलता है। मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज होता है। अभिप्रेरणा यानी टीचर का जो काम है, अभिप्रेरण का भी होना चाहिए, यानी मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, क्लासरूम मोटिवेटेड होना चाहिए, और मोटिवेशनल स्पीच हमेशा होना चाहिए क्लास में कि बच्चे मोटिवेटेड रहें। तो मोटिवेशन 2 तरह के होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। एक मन से एकदम इच्छा है कि हमें ये काम कर लेना है, और एक होता है किसी पैसे के लिए काम करना, जैसे शिक्षक बनना। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं शिक्षक इसलिए नहीं बनना चाहता कि मुझे कुछ पैसे की लोभ या लालच है, बिल्कुल नहीं। ये मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं एक शिक्षक बनूं और बहुत बढ़िया शिक्षक बनूं। तो 2 तरह है, एक आंतरिक और एक बाह्य, यही चीज है। लोकस ऑफ जो कंट्रोल होता है आंतरिक में, वो एकदम मन होता है, आत्मा होता है, और लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है बाह्य का, वो आउटसाइड होता है, वो रिवॉर्ड के लिए होता है, कुछ पैसे के लिए होता है। ये मोटिवेशन से संबंधित है। अब हम सीधे चलते हैं आईक्यू कॉन्सेप्ट पर, इंटेलिजेंस कोशेंट कॉन्सेप्ट। मेरे साथियों, जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया वो दिया विलियम स्टर्न ने, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट और मेंटल टेस्ट अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले ये 2 टेस्ट किया, दोनों कॉन्सेप्ट को बताया। मेंटल एज कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बीने ने बताया। जो इंटेलिजेंस होता है ना इंसान का, वो हेरिडिटी से बहुत प्रभावित करता है, अधिक प्रभावित होता है। तो ये आईक्यू और आईक्यू कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया। अब सीधे चलते हैं आईक्यू फार्मूला पर। यह आईक्यू फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंट कोशेंट का फार्मूला दिया वो लुईस टर्मन ने दिया, और आईक्यू का फार्मूला सब जानते हैं, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आपका जो वास्तविक उम्र है वो सीए हो गया, और आपकी जो मानसिक क्षमता है, मानसिक क्षमता का जो एज है वो एमए हो गया, और इनटू 100 हो गया। एवरेज जो इंसान होता है ना, उसमें 90 से लेकर के 109 तक, यानी 90 से 109 तक एवरेज आईक्यू होता है। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं 140 प्लस तक चले जाते हैं, यानी 140 तक, उससे भी ज़्यादा गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, उनके होते हैं। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मन और फिर बाद में अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिक्सिस्ट थे मेरे साथियों, उनका आईक्यू स्कोर 160 था, 160 भी था। अभी तक उनके ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा गया है और उस पर अध्ययन चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो 50% जो लोग होते हैं वो एवरेज ही होते हैं, और बहुत कम 1% लोग ऐसे होते हैं जो जीनियस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस। इसका जो रिलेशन है ना वो पॉजिटिव है, यानी जो क्रिएटिविटी क्या होता है, कुछ अलग करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। कुछ नया करना,
क्रिएटिव आइडियाज। और इंटेलिजेंस जो होता है वो जिस धारदार दिमाग, बहुत बढ़िया जल्दी सोचना, ये इंटेलिजेंस कहलाता है। क्रिएटिविटी कुछ अलग करना। तो हाई आईक्यू का जो लोग हैं, जिसकी आईक्यू हाई है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हर आईक्यू हाई वाला क्रिएटिव ही होगा, ये टर्मन ने बोला था। लेकिन जिसका क्रिएटिव है, जो बच्चा क्रिएटिव है, उसका आईक्यू हाई होगा, ये टर्मन ने बोला था। तो ये भी आप याद कर लीजिए। क्रिएटिविटी के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी होते हैं मेरे साथियों, वो 4 होते हैं: धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है कि उसके पास मल्टीपल थॉट्स होते हैं, ढेर सारे सोच होते हैं, ढेर सारे सोच होते हैं, मल्टीपल थॉट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारा तरीका है, एक रास्ता अगर खत्म तो दूसरा रास्ता तैयार। मौलिकता, एकदम ओरिजिनल थॉट होता है, कहीं से चोरी नहीं किया जाता है, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। कॉपी नहीं किया जाता, उसका अपना उपज है दिमाग का। और इलेबोरेशन, उसको कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, अपना जीवन काल में, वास्तविक काल में कैसे उसको हम यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी को हम विस्तार कहते हैं मेरे साथियों। तो ये होता है क्रिएटिविटी के तत्व, यानी 4 तत्व होते हैं: धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार। अब हम सीधे चलते हैं जेपी गिलफोर्ड की ओर। जेपी गिलफोर्ड जो थे वो एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपसारी सोच और अविसारी सोच के बारे में अपना एक विचार दिया। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है बताएं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अपसारी सोच, ओपन माइंडेड होता है, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस होता है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सोच। और अगर हम बात किया जाए कन्वर्जेंट सोच का, तो ये क्लोज माइंडेड होता है, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, दिमाग इसमें भी लगता है, इसका लिमिटेड सॉल्यूशन होता है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना, वो एक इंटेलिजेंट टेस्ट का उदाहरण है। लेकिन जो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है, वो एक क्रिएटिव आइडियाज है। आप लिमिटेड नहीं रहेंगे, आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस रहेगा। थोड़ा सा मैंने लिखा है कि जो अपसारी सोच वाले जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव हों, सभी क्रिएटिव नहीं होते। लेकिन जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो 100% अपसारी सोच का रखते हैं, यानी अपसारी सोच के होते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न अक्सर आता है। अब गिफ्टेड स्टूडेंट किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? 3 हमने उसके पैमाने बताए हैं। बौद्धिक रूप से उज्जवल हो, यानी 140 से ज़्यादा आईक्यू हो, टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो। अच्छा, टैलेंट और क्रिएटिव में क्या अंतर है? देखिए, तेंदुलकर क्रिएटिव नहीं थे, वो टैलेंटेड थे। भगवान ने उनमें टैलेंट भरा था, बैटिंग करने का एक ज़बरदस्त आइडिया था उनके पास, तो तेंदुलकर टैलेंटेड कहे जाएंगे। क्रिएटिव अगर बात किया जाए तो बहुत बढ़िया जो पेंटर होता है उसको आप क्रिएटिव कहेंगे। जैसे अगर बात किया जाए तो ए.आर. रहमान जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो क्रिएटिव हैं, नया नया क्रिएट करते हैं। आप उसको टैलेंट नहीं कह सकते, उसको क्रिएटिव कहिए। और बौद्धिक रूप से जो लोग होते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं उसको हम बोलते हैं उज्ज्वल, इंटेलेक्चुअली ब्राइट लोग थे। अब बच्चा टैलेंटेड होगा, क्रिएटिव होगा और बौद्धिक रूप से उज्ज्वल कब होगा? जब उसको समृद्ध पाठ्यचर्या मिलेगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगा, पाठ्य पुस्तक उसके अच्छे होंगे, तभी ना बच्चा भी अच्छा होगा। बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं इसमें कभी प्रतिभाशाली बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है। और बिहार में पढ़ करके कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके बच्चे कभी प्रतिभाशाली बने। तो ये बात भी हम लोगों को याद कर लेना है। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है मेरे साथियों? संवेगिक बुद्धि। ये सैल्वो मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बुक है जिसे डेनियल गोलमैन ने लिखा था। तो इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो हमने आपको कहा
लव, फियर, एंगर, प्यार, डर और क्रोध, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। और अरस्तु ने बहुत बढ़िया एक बात लिखा था कि कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हमने अपने इमोशन को कंट्रोल किया या नहीं किया। सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में इमोशन को कंट्रोल करना, उसको यूज़ करना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। कहाँ गुस्सा होना है, कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना है, कहाँ सीरियस रहना है, कहाँ मजाकिया रहना है, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी इंसान में इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो यह अरस्तु का विचार था जो हमने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया। अब है इमोशनल और कॉग्निशन। इमोशन और कॉग्निशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये एक दूसरे से प्रभावित होता है। यानी ज्ञान और संवेग जो होता है वो अलग नहीं होता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। ज्ञान और कॉग्निशन, ज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये बात याद कर। लेकिन एक जजोंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि प्रभावित नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जजोंग ने कैसे कहा कि इमोशन और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट होते हैं, ये जजोंग ने कहा था। अब देखिए, एक मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने एक बुक से निकाला है, फ़ोटो खींच करके मंगवाया है एक मित्र से, कि गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनमें हाई एबिलिटी होता है, हाई क्रिएटिविटी होता है और हाई कमिटमेंट होता है। अगर ये तीनों जिस बच्चा में आ गया, वो कॉमन एरिया देख रहे हैं ना, ये 3 रिंग मॉडल है जिसे रेंजोली ने इसको डिज़ाइन किया था, इसको एसीसी मॉडल कहते हैं। ये गिफ्टेड होगा बच्चा जिसमें तीनों चीज़ होगा, यानी उसकी एबिलिटी भी हाई हो, यानी उसमें क्षमता भी ज़बरदस्त हो, क्रिएटिविटी भी ज़बरदस्त हो और उसके अंदर कमिटमेंट भी, काम करने की इच्छा शक्ति। मान लिया जाए कि आप में एबिलिटी है, आप काम करना चाहते नहीं है, तो कहाँ से आप गिफ्टेड रहेंगे? तो आप गिफ्टेड नहीं हो सकते। तो इस रेंजोली का ये 3 रिंग मॉडल है जिसको आपको, इसको देख लीजिएगा। अब सीधे जाते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुत फेमस। हार्वर्ड गार्डनर साहब बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई एक क्षमता नहीं है। मैं ये कई बार ये बात को कहा करता हूँ कि जब अखबार उठाते हैं तो क्या केवल मैथ साइंस के नॉलेज वाले लोगों की फ़ोटो छपी होती है, समाचार छपी होती है, कि उसमें एक भाषाई ज्ञान वाला भी होता है, मैथ साइंस का नॉलेज वाला होता है, स्थानिक बुद्धि वाला भी होता है, म्यूजिक वाला भी होता है, बॉडीली कानेस्थेटिक वाला भी होता है, इंटरपर्सनल वाला भी होता है, इंट्रापर्सनल वाला भी होता है और नेचुरलिस्टिक नॉलेज वाले भी लोग होते हैं। सभी तरह के लोग होते हैं उसमें। लीडर भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है उसमें, क्रिकेटर भी होता है, मैथमेटिशियन भी होता है। सभी लोगों का न्यूज़पेपर में छपता है। यानी यही थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। यानी एनसीईआरटी के बुक में 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात की गई है। और एक बात याद करिएगा, जो सभी इंटेलिजेंस है ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। कहने का मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया जो क्रिकेट खेलता है वो एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन हो, जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता हो वो बहुत बढ़िया सिंगर हो। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो ये है कि ये 8 गुण एक दूसरे से अलग हैं और किसी भी इंसान में एक 8 में से कोई एक गुण भी हो सकता है या 8 गुण भी हो सकता है, कई गुण भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। जिसमें सबसे पहला जो बुद्धि है वो है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मेरे साथियों, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि में जो लोग होते हैं वो ज़बरदस्त शब्दों को इस्तेमाल करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, सुनना जानते हैं, डिबेट बहुत बढ़िया करते हैं, डिस्कशन बहुत बढ़िया करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये सब एक बहुत बढ़िया वक्ता
बहुत बढ़िया वक्ता ये लोग, यानी इनको भाषाई इंटेलिजेंस कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के उदाहरण आप इनको पेश कर सकते हैं। आप पोएट, राइटर, ये सब भी इसमें आ जाएंगे। अब है तर्कपूर्ण बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक्स। बिहार के सिर्फ लोग समझते हैं कि जिसमें मैथ्स बनाने की क्षमता है, साइंस पढ़ने की क्षमता है, सिर्फ वही बुद्धि है, और उसके अलावे अगर आप में गुण है, आप खेलना जानते हैं, गाना जानते हैं, चित्र बनाना जानते हैं, आप पेड़ पौधे में दिलचस्पी है आपकी, आप लीडर बनना चाहते हैं, आप साधु संत बनना चाहते हैं, तो आपके पास कोई बुद्धि नहीं है। ये गलत सोच है बिहार में, क्योंकि बिहार के विद्यालयों में सिर्फ कुछ अगर टूटी फूटी रूप में पढ़ाई होती भी है तो मैथ साइंस का, उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं होता। यानी 7 तरह के इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है बिहार के सरकारी विद्यालयों में, और इसीलिए हमारा यह संघर्ष जारी है मेरे साथियों, और आगे भी ये जारी रहेगा। तो तर्कपूर्ण बुद्धि क्या होता है? जिसमें मैथ्स पढ़ने की क्षमता हो, साइंटिफिक थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो लॉजिकली क्रिटिकली सोचता है। वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये सब जो लोग हैं ना, ये तर्कपूर्ण बुद्धि के कैटेगरी में आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एस रामानुजन, कैवेंडिश, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब लॉजिकल मैथमेटिक्स के एक उदाहरण है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, जिनको स्थान की समझ होती है, ये विजुअल इमेजेस को और पैटर्न को बनाना जानते हैं, जिनको दिशा का ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया मूर्तिकार, बहुत बढ़िया नाविक, बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, मानचित्रकार, पायलट, सर्जन, ये सब स्थानिक बुद्धि में आते हैं। यानी जिसका जितना स्थान के बारे में पकड़ हो। आप एक जमीन दिखा दें, बोले कि इसमें एक नक्शा बना दो एक बहुत बढ़िया घर का, स्पेशल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। एक बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट जिसमें स्थानिक बुद्धि का ज्ञान हो, समझ हो, इंटेलिजेंस हो, वही ये काम कर सकता है। संगीतीय बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको म्यूजिकल रिदम्स और पैटर्न्स को समझने की क्षमता हो, उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, उसको क्रिएट करने की क्षमता हो, उसको मैनिपुलेट करने की क्षमता हो, संगीतीय बुद्धि कहलाते हैं। सोनू निगम, ए.आर. रहमान, लता मंगेशकर, माइकल जैक्सन, ये सब जो लोग हैं, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतीय बुद्धि के एक बहुत बड़े उदाहरण है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये बॉडी के अपने जो पार्ट्स हैं उसको यूज करना जानते हैं, फ्लेक्सिबल होता है इनका बॉडी पार्ट्स, क्रिएटिव होता है। एथलीट्स, डांसर, ये सब जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्ट, ये सब बॉडीली काइनेस्थेटिक में आते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि सर्जन और पायलट को बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी जोड़ा गया है। यानी हमने आपको पायलट और सर्जन को बताया था कहाँ? स्पेशल इंटेलिजेंस में, स्थानिक बुद्धि में, लेकिन बॉडीली काइनेस्थेटिक में नहीं। इनको हाथ बहुत बढ़िया से चलता है एक सर्जन का, अगर नहीं ठीक से हाथ चलेगा तो दूसरा नस काट देंगे। यानी उनका फिजिकल रूप से समृद्ध होना बेहद ज़रूरी है। यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक भी वो कैटेगरी में आते हैं। सर्जन, पायलट, दिशा का ज्ञान भी है उनको और शारीरिक रूप से वो फिट भी हैं। इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल क्या होता है? जो दूसरे के व्यवहार, भावनाओं को जल्दी समझ लेता है। नेता, चुनाव का वक्त आता है, झूठे वादे करते हैं। नेता नहीं, मैं आपका बेटा आ गया, बिहार का बेटा आ गया, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो दगा दे जाते हैं, झूठ बोलते हैं। शुरू में बोलते हैं कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, और जब वो चुनाव जीत गए, सत्ता में आ गए, अब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे लोगों में ये इंटरपर्सनल गुण है। शुरू में ये दिल जीत लेते हैं, लेकिन बाद में धोखा दे देते थे। इंट्रापर्सनल होता है, ये अपने मन के बारे में, ऑन फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को ये समझ लेते हैं। ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के बारे में मनन करना शुरू करते हैं। जिंदगी का क्या मतलब है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जानने की इच्छा हो। ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं उनको इंट्रापर्सनल कहते हैं। अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं इसको।
गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, अरस्तु, फिलोसफर्स, ये सब इंट्रापर्सनल कैटेगरी में आते हैं। अब नेचुरलिस्टिक की बात करते हैं अंत में, प्राकृतिक बुद्धि। ये नेचर के प्रति प्रकृति सेंसिटिव होते हैं। पेड़ पौधा के अध्ययन के बारे में इनके जबरदस्त समझ होता है। वो भी कोई मामूली चीज नहीं है। किस जगह पे कौन से पेड़ लगाना है इसकी भी एक समझ होती है। खेती कैसे करना है इसकी भी एक समझ होनी चाहिए आपको। तो उसको नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। किसान हो गया, टूरिस्ट, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, फोटोग्राफर्स, ये सब प्राकृतिक बुद्धि के एक उदाहरण है। अब सीधे आ जाते हैं प्याजे। प्याजे का सिद्धांत नहीं पढ़ा, प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आप क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा आपने। बहुत बड़े स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया। एक बात एकदम याद कर लीजिएगा, प्याजे ने बोला कि एक जो बच्चा होता है ना, वो एक मानसिक संरचना के साथ पैदा लेता है और फिर उसमें वृद्धि होते रहता है। यानी बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। स्कीमा का मेंटल स्ट्रक्चर, यानी बच्चा बचपन में जन्म लिया, कुछ ना कुछ ज्ञान था उसको। ज्ञान था तभी तो वो दूध पीता था, ज्ञान था तभी तो उसकी माँ के गोद से हटता था तो रोता था। तो ज्ञान न कैसे था बच्चा के पास? प्याजे ने कहा कि बच्चा जन्म से ही ज्ञान के साथ पैदा लेता है। बस इतना ही बात याद रखिए, ज्यादा मत याद रखिए। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चे एक्टिविटी से अपने संज्ञान जारी रखते हैं। प्याजे जो थे वो रचनावादी थे, यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिव थे। और इन्होंने कहा था कि पीस में स्टेजेज में डेवलपमेंट होता है नॉलेज का। इसीलिए डेवलपमेंट को इन्होंने डिसकंटिन्यूअस बोला था। मेरे साथियों, डिसकंटिन्यूअस बोला था। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं, वो बिल्डर हैं, ज्ञान के निर्माता हैं। बच्चे को कभी बेवकूफ मत समझो, बच्चे जन्म से ही कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं। यही प्याजे ने बोला था। बस ज़्यादा कुछ मत पढ़ना मेरे भाइयों, इतना ही बस पढ़ लो और थोड़ा मोड़ा रिवीजन कर लेना और थोड़ा सा सेट प्रैक्टिस कर लेना। एकदम प्याजे के बारे में ज़बरदस्त बात बोल दिया मैंने। अब सीधे दूसरा जो इंसान है जिसने बहुत ख्याति हासिल की है चाइल्ड साइकोलॉजी में, और वो हैं लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यानी लेओ वाइगोत्स्की। इन्होंने सोशल, समाज का प्रभाव, यानी इन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके बारे में इन्होंने नहीं बोला कि वहाँ ज्ञान होता है कि नहीं होता। इन्होंने सीधे बोला कि समाज से सब कुछ बच्चा सीख लेता है। प्याजे ने बोला कि नहीं, जन्म से बच्चा समझ आता है और फिर बाद में वो जीवन भर सीखते जाता है। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, बच्चा समाज से सीखता है। यानी सामाजिक पहलुओं पर इनका ध्यान था। ये सामाजिक सृजनवाद के जनक हैं। ये कहें कि अगर बच्चे को एक अच्छा समाज में रख दिया जाए तो बच्चा सब कुछ सीख लेगा। बात सही है, समाज से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो प्याजे भी सही हैं, लेओ वाइगोत्स्की भी सही हैं। यही तो हो रहा है आज बिहार के सरकारी विद्यालयों में। कोई वातावरण नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों पर लागू हो ही नहीं रहा है। वाइगोत्स्की ने कहा कि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है और ये जीवन भर चलेगा, और यानी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है, जबकि पियाजे ने कहा कि डिसकंटिन्यूअस है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, यानी सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। ये ग्रुप लर्निंग की बात करे, यानी बच्चा अगर ग्रुप में रहेगा तो बहुत बढ़िया से सीखेगा और सीख लेगा। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं SCL का, जो मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ, यानी सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन। यानी ये 3 चीज़ें जो है SCL फार्मूला के आधार पर बच्चे सब कुछ सीखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यानी बच्चा अगर अच्छा माहौल में रहेगा, बढ़ेगा,
तो बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करेगा। यानी भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है और इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन करते हैं। लैंग्वेज को एक टूल की तरह इन्होंने स्वीकार किया था। अब सीधे आ जाते हैं कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है ना, वो मेरे साथियों नैतिक विकास के लिए है। नैतिक विकास क्या है? नैतिकता क्या है? सही और गलत में फर्क पैदा करना, सही और गलत को पहचानना, यही नैतिकता है। किसी इंसान का नैतिक पतन हो गया है, यानी उसको सही और गलत में भेद ही नहीं पता। तो कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत है वह नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। इस थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यह प्रयोग सिर्फ पुरुषों पर किया गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है जेंडर बायस थ्योरी। नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, नैतिक तर्क कहलाता है, मोरल रीजनिंग कहलाता है। यानी कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। यानी ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने ये सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग का सिद्धांत दिया। समावेशी शिक्षा के बारे में अब सीधे हम बात करेंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हो गया? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सभी के लिए समान शिक्षा की बात होनी चाहिए, सभी के लिए शिक्षा की बात होना चाहिए। यानी सेग्रीगेशन नहीं होगा। क्लास में जो कमजोर बच्चा है उसके लिए भी वही व्यवस्था होगा, जो तेज तर्रार बच्चा है उसके लिए भी वही व्यवस्था होगा। यानी किसी तरह जो शारीरिक रूप से सक्षम है, जो विकलांग है, उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। यानी किसी तरह का भेद और विभेद नहीं होगा। इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। संविधान के 46वां संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु को बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ और डिसेबल्ड बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 1993 में समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने के लिए सभी राज्यों को, देशों को ये दायित्व सौंपा, जिसमें वंचित वर्ग, शारीरिक रूप से असक्षम, जो अंधे, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, मांसपेशियों, अस्थि इत्यादि, भाषा की बोली कमजोर, जातिगत रूप से किसी भी तरह से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान अवसर होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अक्षमता के प्रकार, यानी जो अक्षमता होते हैं, डिसेबिलिटीज होते हैं, वो 5 तरह से जनरली पहले कहा गया था। विजुअल, ऑडिटरी, इंटेलेक्चुअल, लोकोमोटर, लर्निंग, यानी दृष्टि, श्रवण, मानसिक, गामक और अधिगम अक्षमता। ये 5 तरह के जो अक्षमता का पहले से विवरण है। अधिगम अक्षमता, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीखने के दौरान अक्षमता होता है बच्चों में, यानी अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाते। जैसे डिसलेक्सिया, जिनको पठन का समस्या होता है, अप्रेक्सिया, लिखने में समस्या होता है, बोलने में समस्या होता है, डिस्प्रेक्सिया, लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा का डिसऑर्डर होता है, अफेजिया, जिनको भाषा की समस्या होता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, डिस्फेजिया, बातचीत नहीं कर पाते, एलेक्सिया, जिनको पढ़ने की अक्षमता हो, डिस्ग्राफिया, लिखने में असक्षम हो, डिस्कैलकुलिया, जिनका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मैथ्स कैलकुलेशन जिनका गड़बड़ हो, और डिस्थीमिया, जो तनाव की अवस्था में रहते हों, डिस्मॉर्फिया,
जिनको भ्रम हो। कभी कभी देखते हैं ना कि दरवाजे में ताला लगा करके बाहर गए तो 100 मीटर दूर जाकर के सोच रहे हैं कि लगा के ताला लगाएं कि नहीं लगाएं। इस तरह की जो भ्रम की स्थिति है ये डिस्मॉर्फिया है। अब प्रतिभाशाली बच्चे यानी गिफ्टेड जो चिल्ड्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं? जिज्ञासा होता है उनमें, स्मृति अच्छी होती है, क्रिएटिविटी होती है, IQ 140 से ऊपर होता है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, शब्द ज्ञान अच्छा होता है और मौलिक चिंतन कर सकते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चे के पहचान है। अब है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ही एक PW एक्ट आया था, फिजिकली विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, जिसमें शुरुआत में 7 तरह के डिसेबिलिटी को जोड़ा गया था। 3% रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिसको बदल दिया गया 2016 में राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसको 2017 में लागू कर दिया गया। इसमें 21 तरह के डिसेबिलिटी की चर्चा की गई और अब 3% से 1% बढ़ा करके और 4% रिजर्वेशन की बात की गई। अब सीधे हम आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। ये वर्ष 2009 में लागू होता है, संसद में बनता है। हिंदुस्तान 135वां देश था जो राइट टू एजुकेशन एक्ट को अपनी संसद में पास किया और 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, फिर बाद में वहाँ भी लागू हो जाता है। संविधान का जो 86वां संशोधन था 2002 में, उसमें आर्टिकल 21A बनाया गया, जिसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में चर्चा की गई। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में और ढेर सारे कुछ बात हैं, जिसको मैं मोटा मोटी जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं, आप उसको बढ़िया से इसको याद कर लेना है। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान नहीं होगा, यानी एज के अनुसार, है ना, ज्ञान के अनुसार कक्षा में नामांकन नहीं होगा, एज के अनुसार होगा। ये बात आप याद कर लीजिए। शारीरिक पनिशमेंट नहीं देना है किसी को, कोई टेस्ट नहीं लेना है, एडमिशन फीस नहीं लेना है, गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाना है, और प्राइवेट स्कूल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्रों के लिए 25% सीट रिजर्व करनी है। 30:1 का टीचर स्टूडेंट और टीचर रेशियो होना चाहिए, और जो प्राथमिक स्कूल हो वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और इसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री ने सभी पंचायत में एक हाई स्कूल बनाने का और एक +2 स्कूल बनाने का ऐलान किया है। कक्षा 1 से 5 तक, यानी 1 से 5 तक 200 दिन स्कूल विद्यालय खुलना चाहिए साल में। कक्षा 6 से 8 तक वाले बच्चों के लिए 220 दिन का प्रावधान होना चाहिए। अब टीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहली क्लास से जो 5वीं क्लास तक के टीचर होते हैं उनको PRT बोला जाता है। 6ठी से 10वीं तक के टीचर्स को TGT बोलते हैं, और 11th 12th के टीचर्स को PGT बोलते हैं। पहली से लेकर के 5वीं तक जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 होना चाहिए। 6 to 8 में 35:1 होना चाहिए। 9, 10 के बारे में और 11, 12 के बारे में कोई विस्तार से चर्चा नहीं किया गया, इसको सिचुएशन के अनुसार छोड़ दिया गया। कक्षा 1 से 5 तक में 1 वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, और एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना होगा। जहां 150 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहां एक हेडमास्टर भी होगा,
और 5 टीचर भी होंगे। ये प्राथमिक की बात कर रहा हूं। अब हम सीधे बात करेंगे नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005। प्रोफेसर यशपाल बहुत शिक्षाविद हैं ये। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, और इन्होंने रिपोर्ट दिया और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर एनसीएफ का गठन किया गया। पूर्व में एनसीएफ 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया, और ये 2005 का ही अभी एनसीएफ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किए थे। क्या रिकमेंडेशन किए थे? कि ज्ञान को स्कूल्स के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित पढ़ाई ना हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी वो डेमोक्रेटिक हो, डिक्टेटर टाइप का एक सिटीजन तैयार ना हो, देशभक्त राष्ट्रभक्त हो। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये 1993 में भी एक रिपोर्ट आया था, जिसके तहत बच्चों को ऐसा पढ़ाने का प्रावधान किया गया था कि मिला जुला करके चलना है, ही नहीं कि बच्चों पर इतना किताब डाल दीजिए कि बच्चा किताब के बोझ से ही दब के मर जाए। एनसीएफ के 5 विधियों पर जोर देता है: करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, ग्रुप लर्निंग और मिक्स्ड मेथड। रचनावाद का समर्थन एनसीएफ 2005 करता है। एक बात याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, और एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, न कि मैंडेटरी होना चाहिए। ये बात भी आपको याद रखना है। टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए। जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। जॉन डेवी ने बोला था, शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों के नीड्स के अनुसार एक्टिविटी प्लान किए जाए। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है वो गिजू भाई बधेका नाम का एक इंसान शख्स थे, जिनको दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा 1896 में अमेरिका के शिकागो में, आपको पता है, प्रारंभ किया गया था। प्रगतिशील विद्यालय का मतलब होता है करके सीखना। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक जो होता है उसको भगवान मानना गलत है। यह एकमात्र साधन है, प्रकार है। इसको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बनाया गया है। पोर्टफोलियो, देखिए प्राइवेट सरकारी स्कूल में तो कुछ नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में होता है क्या कि पोर्टफोलियो में जीवन के सभी क्षेत्रों का जो क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है ना, उसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी एक बच्चा जो है उसके आपको सारे रिकॉर्ड्स को बना करके स्कूल में रखना है, उसके बारे में लिख करके रखना है कि कोई भी टीचर उसको आसानी से जब आए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक हेड, ये सब आसानी से जान पाएँ। इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। जेंडर जो होता है एक सामाजिक संरचना है, आपको पता है, और सेक्स जो होता है एक बायोलॉजिकल संरचना है। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए। यानी पुरुष महिला, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां में, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। एक टीचर का फर्ज है कि उसमें कोई भेद ना हो। अब सीधे हम चलते हैं एनईसी पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी। आपको पता है इसके जो चेयरमैन थे एनईपी के, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया 31 मई 2019 को, और इन्होंने बहुत कुछ बदलाव की बात करी बिहार के एजुकेशन पॉलिसी में।
इस देश के एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। यहाँ तक कहा गया कि जो MHRD है, पहले शिक्षा जो विभाग है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, उसका नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास विभाग, MHRD, उसका नाम करके शिक्षा विभाग किया गया। पहले 10+2 पैटर्न था, आपको पता है। अब पैटर्न हो गया है 5+3+3+4। तो ये पैटर्न में परिवर्तन किया गया NEP के माध्यम से। 3 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि पूरा 1 साल पढ़ाए, एक एग्जाम लिया और हम बच्चे के बारे में असेसमेंट कर दिए कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। नहीं, 3 डिग्री असेसमेंट किया जाए। NEP में कहा गया 3 डिग्री असेसमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप बच्चे से पूछें कि तुम में क्या सुधार होना चाहिए, बताओ। उसके बाद शिक्षक उसका असेसमेंट करे, टीचर असेसमेंट करे, और फिर उसके सहपाठी से एक बच्चा का कॉपी दूसरे बच्चा को, दूसरे बच्चे की कॉपी तीसरे को दे दिया जाए और बच्चा असेसमेंट करे कि कैसे उसका विकास हो। तो ऐसे ही और हम कई वीडियो लेकर के आएंगे, आपसे बात करेंगे, बताएंगे। मैं वचन देता हूं, भरोसा देता हूं कि आप इसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और 140+ नंबर आने की गारंटी। और मैं कई वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, और बैठा हुआ हूं तो मन नहीं लगता है। तो सोचा कि मैं कुछ जो मैं जीवन में सीखा, क्योंकि CBSE स्कूलों में पढ़ाने के दौरान बहुत कुछ मैंने ये प्रायोगिक रूप से इसे सीखा, सैद्धांतिक रूप से सीखा, उसको मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। मेरा प्रयास मात्र ये सीटेड एग्जाम तक सीमित नहीं है मेरे साथियों। मेरा प्रयास बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, और ये हम करेंगे। बिहार का जो शिक्षा मॉडल है, आपको पता है, दुनिया में सबसे खराब है, ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। ये बिहार का शिक्षा मॉडल है। हम बिहार को दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल बनाएंगे, एजुकेशन का मॉडल बनाएंगे। हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता है, हम बिहार STET संपूर्ण बहाली आंदोलन से जुड़े हैं। पिछले हम लोग 1.5 साल से, यानी लगभग 20 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान हमारा मांग बस यही है कि बिहार में शिक्षा का व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, अच्छा किया जाए। एक ऐसा व्यवस्था हो बिहार के सरकारी विद्यालयों में, शिक्षण का एक माहौल हो कि प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर हो। गरीब के बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षा का अधिकार मिले, क्योंकि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। इस मकड़जाल को नहीं समझ पाएगा, DMSP की ताकत को नहीं समझ पाएगा जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब अक्सर कहा करते थे। तो हम लोग इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं, और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम आंदोलन करते हैं पटना की सड़कों पर, तो सरकार हम लोगों को जेल में डालती है। आपको पता होगा, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मुझे कारागार में बंद किया गया। 35 दिनों तक मैं जेल में रहा। 5 FIR दर्ज हुआ मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूँगा, और बिहार को एक क्रांतिकारी परिवर्तन में तब्दील करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ये संपूर्ण बहाली आंदोलन को मजबूत करिएगा। जय हिंद साथियों।